कंपनी सेक्रेटरी, अ ग्लू दैट होल्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस टुगेदर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग सेक्रेटरी प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस में जो अलग-अलग यूनिट्स हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले यूनिट से और हमारे पहले यूनिट का टॉपिक ही है सिंपली कंपनी सेक्रेटरी के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें या उसका इंट्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसके प्रोसीजर्स क्या हैं इसको अपॉइंट करने के। ठीक है? यानी कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है और ये एक्चुअल में होते क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहला फ्रेज़ मैंने जो बोला आपको, अ ग्लू दैट होल्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस टुगेदर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंपनी सेक्रेटरी एक ग्लू की तरह काम करता है, एक गोंद की तरह काम करता है और ये जो गोंद है ना, ये गोंद कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक साथ बनाए रखता है, एक साथ मिलाए रखता है। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि चीज़ें सही तरीके से करना, पहली बात। दूसरी बात, वैल्यू क्रिएट करना और तीसरी बात कि चीज़ों को बेहतर तरीके से करना। सही चीज़ करना, बेहतर तरीके से करना और इससे वैल्यू क्रिएट हो, ये सारी चीज़ें करना ही क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। यानी कि ये दिखलाता है चीज़ों को आप इंश्योर कर रहे हो कि नहीं, जो चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको इंश्योर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चीज़ें सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो और उससे वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन से मेरा मतलब है, वैल्यू क्रिएशन केवल कस्टमर के रेफरेंस में नहीं है, केवल इंडिविजुअल्स के रेफरेंस में नहीं है, बल्कि सारे रेफरेंस में है। मतलब कस्टमर्स हो, आपका शेयर होल्डर्स हो, साथ ही साथ आपके एम्प्लॉइज़ हों और या फिर सोसाइटी हो। एक कस्टमर के लिए क्या होगा? एक कस्टमर के लिए वैल्यू क्या हो सकता है? कस्टमर के लिए वैल्यू हो सकता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्या हो सकता है? एक शेयर होल्डर के लिए वैल्यू ये हो सकता है कि उसके इन्वेस्टमेंट का उसको अच्छा खासा रिटर्न मिले। वहीं एक एम्प्लॉयी के लिए फेयर वेजेस जो हैं या फिर सैलरी जो है वो वैल्यू हो सकता है। साथ ही साथ सोसाइटी के लिए एथिकल चीज़ें होना, एथिक्स को मेंटेन करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सारी चीज़ें वैल्यू क्रिएशन में आ जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वैल्यू क्रिएट करना और इन सारी चीज़ों को ना केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी चीज़ों को जो कि मैंने आपको बताया, डूइंग द राइट और इंश्योरिंग द थिंग्स और क्रिएटिंग द वैल्यू, इन चीज़ों को एक साथ होल्ड रखता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सॉरी, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक तरह का सीनियर पोजीशन होता है, ठीक है? सीनियर पोजीशन होता है और कंपनी के विदिन ही होता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला शुरुआत में कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो अपॉइंटमेंट बाहर के लोग आप नहीं कर सकते हो, उन्हीं का करोगे जो कि विदिन द कंपनी होंगे। तो विदिन अ कंपनी होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो कंपनी है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को और सारे लीगल प्रोसीजर्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है? ये एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। जैसे मैंने बताया, डूइंग द राइट एंड क्रिएटिंग द वैल्यू एंड इंश्योरिंग द राइट। साथ ही साथ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि बीओडी को क्या करते हैं, एडवाइस भी करते हैं। यानी इसलिए इनको एक और चीज़ कहा गया है कि इनको कहा गया है गार्जियन ऑफ द कंप्लायंस, ऑफन रेफर्ड एज़ गार्जियन ऑफ द कंप्लायंस, ठीक है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं लीगल और एथिकल मैटर्स पे। यानी कि वो मैटर्स जो कि एथिक्स से रिलेटेड हैं, वो मैटर जो कि लीगल मैटर से रिलेटेड हैं या लीगल मैटर्स हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं मीनिंग के रिगार्ड में। अब देखिए, मीनिंग जो है कंपनी सेक्रेटरी का, उसे बताया गया है अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, 2 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में और एक कंपनीज रूल 2014 के बारे में। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो आपका कंपनी सेक्रेटरी है, इसका मतलब क्या है कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में क्या है, डिफाइंड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है ऑफ कंपनीज एक्ट 1980। और उस सेक्शन में क्या बताया गया? उस सेक्शन में ये बताया कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स नथिंग बट ओनली द मेंबर ऑफ द आईसीएसआई, मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वही होता है आपका बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी। यानी कि आईसीएसआई का जो मेंबर होता है वही होता है आपका कंपनी सेक्रेटरी, जो कि बताया गया है अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंडर में ऑफ कंपनीज एक्ट 1980। ओके, नेक्स्ट।
अब कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है, ये किया जाता है बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 के अंडर में कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है। और रूल 8 या फिर रूल 8 ए ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014, ठीक है? तो उसके अंडर में इनका अपॉइंटमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे 2 रूल्स हैं, एक तो आपका है सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा है आपका रूल 8 या फिर 8 ए ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, जिसमें कि अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन के रिगार्डिंग बताया गया है कि जो भी मैनेजरियल पर्सनल होंगे, जो भी मैनेजरियल कर्मचारी होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनका रिम्यूनरेशन कैसे हो गया, और वही बताया गया है रूल 8 और 8 ए में, ठीक है? दोनों में यही चीज़ बताया गया है किस तरीके से मैनेजरियल पर्सनल का अपॉइंटमेंट और किस तरीके से रिम्यूनरेशन होगा। बट वी हैव टू कन्फर्म हियर द अपॉइंटमेंट बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, रिम्यूनरेशन के रिगार्ड में बात नहीं करेंगे, बस बात करेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में। तो बात करते हैं इस रूल के बारे में। तो देखिए, रूल 8 के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है या इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है, वो हर एक लिस्टेड कंपनी द्वारा किया जाता है और हर एक पब्लिक सेक्टर द्वारा या फिर हर एक पब्लिक कंपनी द्वारा किया जाता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितने का है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा का है। मतलब इक्वल टू 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़। ओके, नेक्स्ट बात, रूल 8 ए के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है, ये हर एक कंपनी करेगा जो कि 8 में नहीं आया था। मतलब 8 में नहीं आया था, रूल 8 में जो नहीं आया था, वो रूल 8 ए में आ जाए। कहने का मतलब है रूल 8 कहो चाहे रूल 8 ए कहो, बात एक ही है। तो रूल 8 जो है, इसमें क्या बताया गया कि हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश परसेंटेज करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। मतलब होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए परसेंटेज करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है? शॉर्ट में कहें तो हर एक कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। और एक और बात, बैंक में कंपनी सेक्रेटरी वेदर लिस्टेड और वेदर एनी टाइप ऑफ बैंक, उनको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई। ओके, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि कंपनी सेक्रेटरी कोई भी अपॉइंट कर सकता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अपॉइंट नहीं करना है। कोई भी अपॉइंट करे कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी कर सकता है। मतलब जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, कहीं मुझसे लीगल कंप्लायंस नहीं हो पाए, इस वजह से वो चाहे तो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे जो बातें हो रही है, वहाँ पे मैंडेटरी वाली बातें हो रही हैं कि मतलब इन लोगों को करना ही करना है, ठीक है? मैंडेटरी बातें हो रही है कि भाई अगर इतना आपका पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको भाई क्या करना है, अपॉइंट करना ही करना है कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है? इससे कम वाले क्या अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो भी चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वही बात है भाई कि अगर आपको लग रहा है कि कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, जो भी कंपनीज़ एक्ट ऑफ 2013 के हिसाब से हैं, तब आप रख सकते हो। अदरवाइज़ कोई ऐसा मैंडेशन नहीं है। अदरवाइज़ 10 करोड़ के ऊपर वालों के लिए मैंडेशन नहीं है। तो देखिए, शॉर्ट में कहें तो हर एक कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा का है, उनके लिए एक होल टाइम सेक्रेटरी, नॉट अ पार्ट टाइम सेक्रेटरी बट अ होल टाइम सेक्रेटरी उनको अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? देखिए, एक और बात कि अगर कोई भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसका रिप्लाई भी आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? तो कमेंट अगर करना है, कमेंट कीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है? जो भी क्वेरीज़ हो, पूछ भी सकते हो आप हमसे, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई भी क्वेरी हो, पूछ सकते हो आराम से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसीजर क्या है? देखिए, कंपनी सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, ये बोर्ड मीटिंग के थ्रू होता है। अम, जिसमें कि सारे जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 होता है ना मिनिमम पब्लिक के लिए। तो डायरेक्टर जो हैं उनको क्या कर देना है, नोटिस देना है एज़ पर द सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013। बोर्ड मीटिंग पर क्या होगा कि आपको बोर्ड मीटिंग में आप एक प्रपोज़ल रखोगे कंपनी सेक्रेटरी का कि देखो भाई, मेरे हिसाब से ये बंदा है, इस बंदे की ये डिटेल्स हैं और ये भाई हमारा प्रपोज़ल रहा इनके अपॉइंटमेंट का। अब उसके बाद एक रिज़ॉल्यूशन पास होगा। एक आप रिज़ॉल्यूशन पास करोगे कंपनी सेक्रेटरी का, अप्रूव करते हुए उसके अपॉइंटमेंट के टर्म्स और कंडीशंस को। एक बार कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो जाएगा, तो कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी कि आरओसी के साथ इन द फॉर्म DIR 12।
विदिन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर-अंदर। कैसा 30 दिन? जब से या फिर जिस तारीख को आपने या फिर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच कंपनी सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय कंपनी, मतलब जिस तारीख को या जिस तारीख से कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है कंपनी द्वारा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है कंपनी ने जिस तारीख से, उस तारीख के 30 दिन के अंदर-अंदर कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस रिटर्न का नाम होगा अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, किसके साथ? तो आरओसी के साथ। मतलब आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई देखो मैंने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है। 30 दिन के अंदर-अंदर ये बताना होगा किसको? आरओसी को बताना होगा। कौन बताएगा? कंपनी बताएगा। कोई कंपनी ने क्या किया है? कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है। तो जिस तारीख को उसने अपॉइंट किया है, उस तारीख के 30 दिन के अंदर-अंदर उसको आरओसी को ये इन्फॉर्म करना होगा कि वी हैव अपॉइंटेड दैट या फिर दिस कंपनी सेक्रेटरी। ओके? नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? फॉर्म एमजीटी 14, ठीक है? इसको भी रिक्वायर्ड होता है कि भी फाइल करें कुछ फीस के साथ जो कि स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट कंपनीज रूल्स 2014 के तहत, ठीक है? जिसमें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस और उसकी फीसेस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। एक बार पार्टिकुलर होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कंपनी अपॉइंट कर देगा, तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरी को होल टाइम्स जो सीएस है किसी भी कंपनी में उसको एक बार जो पार्टिकुलर फुल टाइम सेक्रेटरी है वो कंपनी अपॉइंट कर लेगा, तो उस कंपनी सेक्रेटरी को कोई दूसरा कंपनी जो है अपॉइंट नहीं कर सकता है। आप एक टाइम पर 2 कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ हियर ऑलरेडी मेंशन्ड होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, नॉट अ पार्ट टाइम कंपनी सेक्रेटरी। तो आप पार्ट टाइम कंपनी सेक्रेटरी कभी नहीं बन सकते हो, ठीक है? पार्ट टाइम कंपनी सेक्रेटरी वाला बात ही नहीं होता है कोई। तो होल टाइम सेक्रेटरी हमेशा होता है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है? अब एक्सेप्शन क्या है? देखिए कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंटेड है होल्डिंग कंपनी में, वो कंपनी सेक्रेटरी का जो ऑफिस है अपने सब्सिडियरी कंपनी में उसी टाइम पर क्या कर सकता है उसी टाइम पर वो होल्ड कर सकता है। लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी किसका होगा? होल्डिंग कंपनी का, तब उस केस में होगा, ठीक है? यानी कि होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, तो होल्डिंग में भी वो सीएस का काम कर सकता है और सब्सिडियरी कंपनी में भी। लेकिन कंपनी मस्ट बी अ होल्डिंग और सब्सिडियरी, मतलब एक कंपनी होल्डिंग रहे और एक कंपनी सब्सिडियरी रहे। In that case, company secretary may be not beard from holding company और subsidiary company, ठीक है? 6 पॉइंट क्या है? मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए डायरेक्टर्स का जो रजिस्टर्स में एक एंट्री बनाइए और जो भी की मैनेजरियल पर्सनल है उनका एक एंट्री बनाइए अंडर सेक्शन याद रखिएगा 170। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 170 के अधीन आपको एक एंट्री बनानी है किसमें? तो डायरेक्टर्स के रजिस्टर में और उसमें की मैनेजरियल पर्सनल के रजिस्टर में आपको ये मेंटेन करना है। एंड एट लास्ट आपको क्या करना है कि ये जो भी बातें हैं जहाँ में कि आपने वेयर द कंपनी इज़ लिस्टेड, वहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर देना है, इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। मतलब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट की है, उसके बारे में आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है? तो ये कुछ प्रोसीजर्स थे कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा कंपनी सेक्रेटरी का। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो ये प्रोसीजर्स, ठीक है? ओके। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग द टॉपिक व्हिच आई हैव टोल्ड टू यू इन टुडेज़ सेशन। तो होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यू आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहे, ठीक है भाई? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आराम से आप देख सकते हो कभी भी, कहीं भी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले से ही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी, ठीक है? उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी, तो ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ, सो गेट नॉलेज वाइडर एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।